हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव कुमार बिरोली, जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति। उसके साथ ही यह भी जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सही अर्थों में विधि है या नहीं है। बहुत सारे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय विधि के विधि होने में संशय करते हैं, शंका करते हैं, साथ ही यह कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है या तो विधि है, इसके पीछे उनके तर्कों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सर्वप्रथम यह जानने का हम प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति के संदर्भ में यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है या नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की राज्य की विधि से तुलना की जाती है। जैसा कि पिछले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय विधि के वीडियो में हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की तुलना राष्ट्रीय विधियों से की जाती है। व्यक्ति चूंकि किसी राष्ट्र में निवास करता है और वह प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रीय विधियों से प्रभावित होता है, इसके कारण से स्वाभाविक सी बात होगी कि वे अंतर्राष्ट्रीय विधि का तुलना राष्ट्रीय विधियों से करने लगते हैं। अब जिस तरीके से राष्ट्रीय विधियों में राष्ट्रीय विधि के जो तत्व हैं उनको देखा जाता है, तब राष्ट्रीय विधि की तुलना अंतर्राष्ट्रीय विधि के साथ जब किया जाता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि दूसरे शब्दों में, दूसरे विद्वानों के शब्दों में यदि कहें तो अंतर्राष्ट्रीय विधि भी विधि है। अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, इसके पीछे विद्वानों का तर्क ये है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीय विधि के अनुपालन करने के लिए इकाइयां हैं, उस तरह की इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुपस्थित हैं। इसी अनुपस्थिति के कारण ही उन्हें यह लगता है कि जिस तरीके से, जिस बल से राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाया जाता है, उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि का अनुपालन नहीं करवाया जाता है। इसी कारण से बहुत सारे विद्वान यह कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की जब तुलना की जाती है राष्ट्रीय विधि से, इसके लिए विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था जब देखी जाती है अंतर्राष्ट्रीय विधि में, तो वहाँ ये तीनों तत्व अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण से कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन तथा इसको प्रवर्तित करने के लिए शास्तियुक्त, दंडयुक्त व्यवस्था का अभाव बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में जिस तरीके से राष्ट्रीय विधि में दंड की व्यवस्था है, उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि में दंड की व्यवस्था नहीं है, जो प्रमुख कारणों में से है कि हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। हॉब्स और प्यूफेंडर्फ के विचार से अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम आबद्ध कर नहीं है, व्यक्तियों पर आबद्ध कर नहीं है। 19वीं सदी में ऑस्टिन तथा उनके शिष्यों ने भी इसका अनुकरण किया है। सर थॉमस हॉलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को, हॉलैंड ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, अर्थात विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है। हॉलैंड ये कहते हैं कि विधि शास्त्र में जो विधि है उसके उपरांत कोई विधि नहीं है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में उनका कहना है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का अनुपालन शिष्टाचार के नाते किया जाता है, अर्थात कोई पालन करे या न करे या बाध्यकारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का अनुपालन शिष्टाचार के नाते किया जाता है। वे इसको सदृशता के आधार पर विधि कहते हैं। ये विधि की तरह है।
यह विधि नहीं है। ऑस्टिन अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और अनुचित रूप में नामित विधि कहते हैं। ऑस्टिन भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में यह कहते हैं कि यह सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है। सकारात्मकता भी है तथा नैतिकता भी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता की बात ऑस्टिन कहते हैं, और अनुचित रूप से नामित विधि कहते हैं। यह ऐसी विधि है जो अनुचित रूप से नामित की गई है, ऐसा ऑस्टिन का कहना है। क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है। 19वीं शताब्दी के विश्लेषी प्रत्यक्षवाद प्रभावी था। विश्लेषणात्मक विचारधारा जिसकी अगुवाई ऑस्टिन ने की में विधि के परिभाषा को संप्रभु का आदेश कहा गया है, जिसका अनुपालन शास्ति के डर से किया जाता है, जिसका अनुपालन दंड के डर से किया जाता है, वैसा ऑस्टिन का कहना है। इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई एक संप्रभु नहीं है। अर्थात जिस तरीके से राष्ट्रीय विधि में एक संप्रभु शक्ति की कल्पना की गई है तथा किसी भी विधि का पालन राष्ट्रीय विधि में डर से किया जाता है, अर्थात एक दंड का भी डर है, वही अंतर्राष्ट्रीय विधि में जहां पर कोई संप्रभु नहीं है तो वहां पर देश या कोई राष्ट्र किसके डर से, किस अनुशास्त्री के डर से किसी विधि का पालन करेंगे, यह एक प्रश्न बार बार आता है। परंतु विश्लेषणात्मक विचारधारा की विधि की यह परिभाषा सर्वमान्य नहीं है। इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। मात्र संप्रभु का आदेश विधि नहीं होती है। यहाँ पर जिस तरीके से संप्रभु का आदेश के रूप में ऑस्टिन का कहना है, इसे अस्वीकार करते हुए यह कहा जा सकता है कि मात्र संप्रभु का आदेश विधि नहीं होती है। विधि संप्रभु के आदेश के अतिरिक्त रूढ़िजन्य भी होती है। विधि संप्रभु के आदेश के रूप में ही नहीं मानी जाती है, बल्कि यह रूढ़ियों पर भी आधारित होती है, प्रथाओं पर भी आधारित होती है। ऐसी विधि निर्दिष्ट संप्रभु द्वारा आदेशित नहीं होती है। ऐसी विधि किसी भी वैसे उच्चतर इकाई के द्वारा आदेशित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त विधि का अनुपालन केवल दंड के भय से ही नहीं होता। अतः ऑस्टिन की विधि की परिभाषा पूर्ण तथा निर्दोष नहीं है। ऑस्टिन की विधि भी कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। इसमें अनेक कमियां हैं। इसलिए इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अर्थात ऑस्टिन ने जिस तरीके से अपनी परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में दी है, उसमें भी अनेक प्रश्न हैं, जिसके कारण से उसे भी स्वीकार करना कठिन है। कुछ विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को दुर्बल विधि, वीक लॉ के रूप में भी कहते हैं। उनके अनुसार यह विधि चूंकि नैतिकता पर आधारित है, इसीलिए यह कमजोर विधि है। इसमें कोई शक्ति नहीं है। शक्ति यहाँ पर उसके अनुपालन करवाने के लिए जो शक्ति की बात की गई है, उसकी यहाँ पर बात की गई है। इसी कारण से, उसके अनुपस्थिति के कारण ही इसे वीक लॉ कहा जाता है। यह बात स्पष्ट हो जाने के पश्चात कि जो राज्य विधि है वह केंद्रीयकृत प्रणाली पर चलती है, अर्थात जो राज्य की जो विधि है वह केंद्रीकृत प्रणाली पर चलती है। यह स्पष्ट हो जाने के पश्चात जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक विकेंद्रीकृत प्रणाली पर चलती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को यदि देखें तो वह विकेंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित है, अर्थात अनेक राष्ट्र होते हैं, उनकी अपनी संप्रभुता होती है और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के संप्रभुता का सम्मान करता है। उसी के आधार पर सह अस्तित्व की भावना के साथ ही ये राष्ट्र संचालित होते हैं। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दोनों प्रणालियां भिन्न हैं। केंद्रीकृत प्रणाली तथा विकेंद्रीकृत प्रणाली, दोनों ही जो प्रणालियां हैं दोनों ही अलग हैं।
यदि कोई मनुष्य दुबला पतला है तथा हड्डी के ढांचे जैसा दिखता है तो वह मनुष्य ही कहलाएगा। सिर्फ हड्डी के ढांचे रह जाने पर उसे मनुष्य की श्रेणी से हम अलग नहीं कर सकते। हम यह कह सकते हैं कि वह दुर्बल है। हम ऐसा किसी स्वस्थ तथा ताकतवर व्यक्ति से उसकी तुलना करके ही कहते हैं। यहाँ पर भी जब अंतर्राष्ट्रीय विधि की राष्ट्रीय विधि से हम तुलना करते हैं, उसी के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय विधि को दुर्बल विधि के रूप में मानते हैं। अब यहाँ पर दुर्बल होना एक तुलनात्मक तथा संबंधित धारणा है। जिस तरीके से एक कमजोर व्यक्ति की संकल्पना तभी अस्तित्ववान होती है जब उसके समक्ष कोई दूसरा व्यक्ति बलवान व्यक्ति हो, उसी प्रकार से दुर्बल विधि के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो संकल्पना यहाँ पर की गई है, उसके समक्ष कोई न कोई वैसी शक्ति या तो वैसी इकाई है जो कि सर्वशक्ति संपन्न है। वह दुर्बल विधि नहीं है, उसमें बल पहले से अवस्थित है, अर्थात राष्ट्रीय विधि में है। राष्ट्रीय विधि से जब हम तुलना करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि की, तब हमें यह लगता है कि राष्ट्रीय विधि कहीं ज्यादा ताकतवर है अंतर्राष्ट्रीय विधि से। अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि को दुर्बल विधि कहना स्वाभाविक सी बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में भी यही बात हम कहते हैं कि यह दुर्बल विधि है। ऐसा हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की तुलना राज्य विधि के साथ जब हम करते हैं तब हमें यह पता चलता है। यहाँ पर इस बात पर बल देना आवश्यक है कि यह तुलना ना तो उचित है न ही वांछनीय भी है, क्योंकि राज्य विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि विभिन्न प्रणालियों तथा परिस्थितियों पर कार्यरत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि उतनी ही सबल एवं प्रभावशाली है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि उतनी ही प्रभावशाली तथा सबल है जितनी की उस प्रणाली एवं उन परिस्थितियों में हो सकता है जिसमें यह कार्यरत होती है। इसकी अनुशासनियां उतनी ही प्रभावकारी एवं कारगर हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी अनुशासनियों का अभाव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी अनुशासनियां हैं, लेकिन अनुशासनियों की जो प्रकृति है वह अंतर्राष्ट्रीय विधि में बदल गई है। इनकी अनुशासनियां उतनी ही कारगर हैं जितनी अंतर्राष्ट्रीय किसी विकेंद्रीय प्रणाली में हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में जिस तरीके से सैंक्शंस दंडों की बात की गई है, चूंकि प्रत्येक देश स्वतंत्र है, संप्रभुता संपन्न है और दूसरे देश के संप्रभुता संपन्नता की इकाई को वह चैलेंज नहीं करता है, उसका सम्मान करता है। इस आधार पर यहाँ पर जो दंड की बात की गई है, इन्हीं सारे विषयों को लेकर दंड की संकल्पना यहाँ पर की गई है। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यक्ष तौर पर एक राष्ट्र ही विषय के रूप में स्वीकार किया गया है, अतः जिस तरीके से दंड की संकल्पना राष्ट्रीय विधियों में की गई है, उसी तरीके से दंड अंतर्राष्ट्रीय विधि में नहीं दी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख विषय राज्य है। राज्य संप्रभुत्व संपन्न होता है तथा अपने बाह्य तथा आंतरिक मामलों में अपने से ऊपर किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, जैसा कि इससे पहले आपको मैंने बताया। प्रोफेसर हार्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्योंकि राज्य इसे विधि मानते हैं। प्रोफेसर हार्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में कहा है कि यह विधि है, अंतर्राष्ट्रीय विधि है, क्योंकि इसे राज्य विधि के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात कुछ भी सिद्ध करना जरूरी नहीं है। यह प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है अथवा नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक महत्व का रहा है, शैक्षणिक महत्व का रह गया है। व्यवहारिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब यह सिद्ध हो गया है तथा सर्वमान्य है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रभाव तथा महत्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आज आणविक एवं
पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय भी शामिल कर लिए गए हैं, जिन पर पूर्ण मनुष्य जाति का अस्तित्व निर्भर करता है। व्यक्तियों के मानवीय एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के विकास ने भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्व एवं प्रभाव में वृद्धि की है। अब यह प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या सच्चे अर्थों में विधि है या नहीं है। प्रोफेसर हर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधायनी अंतर्राष्ट्रीय अधिकारिता वाले न्यायालयों तथा केंद्रीय शासित अनुशासनियों की अनुपस्थिति ने लोगों तथा विशेषकर विधि शास्त्रियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि की विधिक प्रकृति के विषय में भ्रमित किया है। इन संस्थाओं के अभाव या अनुपस्थिति का अर्थ है कि राज्य के नियम साधारण सामाजिक ढांचे के रूप के समान हैं, जिनमें दायित्व के केवल प्राथमिक नियम होते हैं जो कि व्यक्तियों के समाज में मिलते हैं तथा जिनमें बहुधा विकसित विधिक प्रणाली की तुलना की जाती है। यह बहस का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में न केवल परिवर्तन तथा न्यायिक निर्णय के द्वितीय नियमों का अभाव है, बल्कि स्रोतों एवं नियमों की पहचान हेतु एकरूपता वाले सामान्य मापदंड का भी अभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की इन विभिन्नताओं के कारण क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है अथवा नहीं है के प्रश्न को निरर्थक कहकर अलग नहीं किया जा सकता। अनेक विद्वानों ने विधि शब्द की भिन्न भिन्न परिभाषा दी है, जिसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है या है, इसके यह भी एक प्रश्न का विषय है, यह भी प्रश्नगत विषय है। यदि हॉब्स, ऑस्टिन तथा प्यूफेंडॉर्फ के मत की विधि प्रभुत्व संपन्न शासक का आदेश होता है तथा एक उच्च राजनीतिक सत्ता द्वारा कार्यान्वित कराई जाती है को उचित मानते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि की कोटि में नहीं रखा जा सकता। स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि प्रभुत्व संपन्न शासक का आदेश एक राजनीतिक सत्ता द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसको यदि हम किसी भी देश के लिए या किसी भी विधि के लिए आवश्यक माने तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि की कोटि में नहीं रखा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है के पक्ष में यदि हम तर्क दें तो कुछ विधि शास्त्रियों का जिक्र करते हुए इसे इस प्रकार से विश्लेषित किया जा सकता है। विधि शास्त्री हॉब्स, प्यूफेंडॉर्फ तथा ऑस्टिन के अनुसार विधि एक प्रभुसत्ता वाले शासक का आदेश होता है। एक प्रभुसत्ता वाले शासक का आदेश होता है। विधि की संकल्पना हॉब्स, प्यूफेंडॉर्फ तथा ऑस्टिन की है, जो कि किस तरह से कार्यान्वित की जाती है। एक ज्येष्ठ बड़े राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू करवाया जाता है। ऑस्टिन ने इसके संदर्भ में कहा कि विधि एक राजनीतिक ज्येष्ठ सत्ता द्वारा राजनीतिक अवरों को दी जाती है। एक राजनीतिक ज्येष्ठ होगा, अपने से नीचे जूनियर्स को वह आदेश देगा और वह कार्रवाई करवाई जाती है। ऑस्टिन के अनुसार विधि के पालन में अनुशास्त्री दंड। ऑस्टिन ऐसा कहते हैं कि विधि का अनुपालन में दंडों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्ति बिना दंडों के किसी भी विधि का पालन नहीं करता। दंडों का भय जब तक नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति विधि का पालन नहीं करता है। ऑस्टिन के अनुसार विधि के अनुपालन में दंडों का महत्वपूर्ण स्थान है। लोग विधि का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें दंड का भय सताते रहता है। ऑस्टिन के अनुसार निश्चयात्मक विधि
की 3 विशेषताएं होती हैं। ऑस्टिन ऐसा कहते हैं, निश्चयात्मक विधि के संदर्भ में 3 विशेषताओं के अंतर्गत ही ये दंड की जो संकल्पना है किसी विधि के संदर्भ में जो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, वो कहते हैं कि 3 विशेषताएं होती हैं। यह एक प्रकार का आदेश होता है। संप्रभु का आदेश जो ऑस्टिन का ये कहना है, उसके अंतर्गत ये कहते हैं कि 3 विशेषताएं होती हैं। यह एक प्रकार का आदेश होता है, यह एक राजनीतिक प्रभुसत्ता वाले शासक द्वारा दिया जाता है, आदेश होता है तथा संप्रभुता वाले शासक द्वारा दिया जाता है। यह एक अनुशास्ति या दंडों के भय से लागू किया जा सकता है। दंडों के भय के संदर्भ में ऑस्टिन स्वीकार करते हैं कि बिना दंडों के भय से किसी भी विधि का पालन नहीं करवाया जा सकता है। ऑस्टिन द्वारा दी गई परिभाषा से प्रभावित होकर अनेक अस्तित्ववादियों ने मत प्रकट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को निश्चयात्मक विधि की कोटि में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह प्रभुत्व संपन्न शासक द्वारा नहीं बनाई जाती है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि में चूंकि कोई प्रभुत्व संपन्न सत्ता नहीं होती है, इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि प्रभुत्व संपन्न शासक द्वारा यह विधि नहीं बनाई जाती है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई एक दंड भी नहीं है। लेकिन इस बात की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से राष्ट्रीय विधियों में दंड की संकल्पना की गई है, जिस तरीके के दंड की प्रकृति है, रूप है, उसी तरीके का रूप अंतर्राष्ट्रीय विधि में दंडों के संदर्भ में नहीं होती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो एक विषय होता है राज्य को यदि दंड दिया जाए तो किसे हम दंड देंगे? राज्य को यदि हम शारीरिक दंड दें या तो अन्य तरीके का दंड दें तो किस तरीके से दंडित करेंगे? स्वाभाविक सी बात है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य अपनी प्रकृति से नटखट तथा हिंसक है तथा समाज में सुव्यवस्था रखने के लिए भय जो कि विधि में निहित है। हॉब्स ये कहते हैं कि जो मनुष्य की प्रकृति है नटखट होना, उसे विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो एक डर है वह विधि का डर है। विधि का डर जब तक व्यक्ति को ना दिया जाए वह हमेशा नटखट बना रहेगा, अन्यथा वह जो भी विधि का की जो शर्त है उसका अनुपालन नहीं करेगा। अतः वह विधि शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि नहीं मानते हैं, विधि को एक प्रभुसत्ता वाले शासक का आदेश मानते हैं तथा जिसको एक ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा मनवाया जा सकता है। इस मत के विधि शास्त्रियों में हॉलैंड, जर्मी बिंथम, जेथरो ब्राउन के नाम उल्लेखनीय हैं। विधि शास्त्री अपने तर्कों के पक्ष में निम्नलिखित भी तर्क देते हैं, अपने मत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। राज्य विधि में एक ऐसी राजनीतिक सत्ता होती है। राज्य विधि के संदर्भ में ये कहते हैं कि इसमें एक ऐसी राजनीतिक सत्ता होती है जो कि नागरिकों को विधि का पालन करने के लिए बाध्य करती है। राज्य विधि में राजनीतिक सत्ता की अनिवार्यता पर अभी जिन विद्वानों का नाम हमने लिया है वे स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए जो कि नागरिकों को विधि का पालन करने के लिए बाध्य करें, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि में इस प्रकार के किसी भी राजनीतिक सत्ता का अभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधायनी संस्था का अभाव है। इनका यह तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधि बनाने वाली कोई एक शक्ति नहीं है, वैसी कोई इकाई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में तीसरा तर्क इन्होंने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। अर्थात कभी भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन हो तो समाज को हुई क्षति के लिए भरपाई किस तरीके से होगी। अंतर्राष्ट्रीय विधि में ऐसी कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं है जो राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों तथा संधियों के प्रावधानों को कार्यान्वित कर सकें। किसी भी विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तथा उसका निर्वचन करने के लिए न्यायालय का होना बहुत जरूरी है।
जिस तरीके से राष्ट्रीय विधि में या तो राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय के भूमिका को हम स्वीकार करते हैं, न्यायालय की भूमिका को हम मानते हैं, उसी तरीके का यदि न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में हम देखें तो उस तरीके के शक्ति संपन्न कोई एक न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है जो कि नियमों का या तो विधियों का या तो संधियों का निर्वचन या इंटरप्रिटेशन कर सके। अंतर्राष्ट्रीय विधि में जिस तरीके से राष्ट्रीय विधि में एक सक्षम न्यायालय होता है, उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि को यदि देखें तो यहां पर सक्षम न्यायालय की कमी है, अभाव है। कुछ विधि शास्त्री इनमें से थोड़ा सा अलग हटकर यह भी कहते हैं कि यह एक क्वासी लॉ है, विधि की तरह दिखने वाली लॉ, विधि की तरह ही दिखती है लेकिन यह विधि नहीं है। लेकिन हॉलैंड, जर्मी बिंथम, जेथरो ब्राउन ने अपने मत के पक्ष में अभी जो तर्क दिए उसके साथ ही उनके तर्कों को भी आलोचना का शिकार बनाया गया है। उपयुक्त मत की अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि नहीं है, उचित नहीं जान पड़ता। उपयुक्त मत का आधार शब्द विधि की परिभाषा है। स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से विधि की परिभाषा दी गई है उसी विधि के परिभाषा में ही यह विधि नहीं है या तो विधि है का जो एक अर्थ है वह छिपा हुआ है। विधि प्रभुसत्ता वाले शासक का आदेश होता है जो ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा मनवाया जाता है, अर्थात विधि के अनुपालन में हमेशा ही भय निहित होता है। विधि की यह परिभाषा बहुत ही संकुचित होती है, संकुचित जान पड़ती है। ओपेनहाइम ने भी कहा है यह परिभाषा उचित नहीं है। जिस तरीके से विधि के अनुपालन में भय निहित होने की बात की गई है, इस भय निहित होने के वाक्य को ओपेनहाइम ने उचित नहीं ठहराया है। ये कहते हैं कि यह परिभाषा उचित नहीं है, इसमें राज्य विधि का वह भाग शामिल नहीं है जो आलिखित तथा प्रथा विधि कहलाता है। ओपेनहाइम दूसरी ओर यह भी इंगित करते हैं कि राज्य विधि में जो एक आलिखित चीज है, जो प्रथा है, प्रथाओं के आधार पर भी राष्ट्रीय विधियों का संचालन होता है। इनका जिक्र यहाँ पर कहीं नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई समुदाय, कोई राज्य नहीं है जो लिखित विधि पर ही आधारित हो। यदि प्योर हम ये कहें कि कोई एक राष्ट्र जो लिखित विधि पर ही आधारित है तो यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश कहीं न कहीं अपने प्रथाओं, रूढ़ियों तथा जो परंपराएं हैं उसके आधार पर भी चलता है। विधियां सिर्फ और सिर्फ लिखित ही नहीं होती हैं, लिखित होने के पीछे उसके जो प्रथा है, परंपराएं हैं, उनको भी देखना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर हार्ट ने भी ऑस्टिन की परिभाषा की आलोचना की है तथा लिखा है कि परिभाषा केवल आपराधिक विधियों के लिए उपयुक्त है। राष्ट्रीय विधियों को यदि देखें तो राष्ट्र में अनेक तरह की विधियां प्रचलित हैं, सिर्फ और सिर्फ दांडिक विधि ही नहीं है। प्रोफेसर हार्ट इसके संदर्भ में कहते हैं कि ऑस्टिन की जो परिभाषा दी गई है, जो दंड को आधार बनाकर कही गई है, वह उचित नहीं है, क्योंकि उनका यह कहना है कि परिभाषा केवल आपराधिक अधिनियमों के लिए ही उपयुक्त है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार विधि समुदाय के भीतर मनुष्यों के आचरण के हेतु नियमों का वह समूह है जो समुदाय की सामान्य सहमति पर एक बाह्य शक्ति द्वारा मनवाई जाएगी। ओपेनहाइम का ऐसा कहना है कि विधि समुदाय के भीतर मनुष्यों के आचरण के हेतु, मनुष्यों के आचरण को विनियमित करने हेतु नियमों का समूह है जो समुदाय के सामान्य सहमति द्वारा एक बाह्य शक्ति द्वारा मनवाई जाएगी। ओपेनहाइम ने विधि के प्रकृति को अंडरलाइन करते हुए कहा है कि जो विधि बनती है, स्वाभाविक सी बात है, वह समाज की देन है। समाज जिन जिन कार्यों को, प्रतिबंधित कार्यों को श्रेणी में रखता है, वह स्वयं ही वह स्वीकार करेगा। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक देश का जो समाज है, समाज के द्वारा ही वह वहां की विधि बनती है। वह समाज ही उन प्रतिबंधित कार्यों तथा स्वीकार्य कार्यों की एक श्रेणी बनाती है, जिसके आधार पर ही वहां पर अधिकार तथा कर्तव्य विधियों के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं।
अतः ओपेनहाइम ने विधि शब्द के अंतर्गत 3 प्रमुख तत्वों का जिक्र किया है। नियमों का समूह होना चाहिए, दूसरा समुदाय होना चाहिए, तीसरा समुदाय की सामान्य सहमति से इसे बाह्य शक्ति द्वारा लागू करवाया जाना चाहिए। इस परिभाषा के उक्त 3 आवश्यक तत्व कुछ कम तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में हैं। ओपेनहाइम ने जिन 3 प्रमुख तत्वों का जिक्र किया है, नियमों का समूह, समुदाय तथा समुदाय की सामान्य सहमति के द्वारा बाह्य शक्ति के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, यह परिभाषा किसी न किसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि में शामिल है। विश्व के राज्य अपने सामान्य हितों के कारण एक दूसरे से संबंध रखते हैं। विश्व के राज्य अपने सामान्य हितों के कारण ही दूसरे राज्यों के साथ संबंध रखते हैं, क्योंकि कोई भी राज्य अपने आप में पूर्ण नहीं है तथा इनमें एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनता है। एक दूसरे से जब ये संबंध बनाते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण होता है तथा उनकी संस्कृति, आर्थिक रचना तथा राजनीतिक प्रणाली की विभिन्नताओं का इस पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक देश संप्रभुत्व संपन्न है और दूसरा देश उसके संप्रभुत्व संपन्नता के तत्व का सम्मान करता है। समुदाय के सदस्यों के आचरण के लिए नियम सदियों से तथा आज भी हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों के समुदाय की सामान्य सहमति भी विद्यमान है कि अंतर्राष्ट्रीय आचरण के इन नियमों को बाह्य शक्ति द्वारा लागू करवाया जाए। यद्यपि किसी केंद्रीय सरकार के अभाव में राज्यों को कभी कभी आत्म सहायता एवं हस्तक्षेप द्वारा कानून को अपने हाथों में लेना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के बाध्यकारी तत्वों का यहाँ पर जिक्र करते हुए यह कहा गया है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी केंद्रीय अधिकार के अभाव में राज्यों को कभी कभी आत्म सहायता द्वारा, हस्तक्षेप के द्वारा कानून को अपने हाथों में लेना पड़ सकता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक समुदाय तथा कुछ निश्चित नियमों का उन पर बंधनकारी होना विधि के लिए आवश्यक तथ्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में यह आवश्यक तत्व है, अतः यह विधि है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है। अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। आज तक की अंतर्राष्ट्रीय विधि का यथेष्ट विकास हो चुका है। जिस तरीके से विधि का विकास होना चाहिए उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हो चुका है। अधिकतर विधि शास्त्री इस मत को विधि है। जहां तक विधि के पीछे अनुशास्त्री या भौतिक बल की बात है, यह कहा जा सकता है कि यह विधि का आवश्यक तत्व नहीं है। अनुशास्त्री तथा भौतिक बल को विधि के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुछ हद तक राष्ट्र संघ में तथा अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के चार्टर में उल्लंघन को रोकने के लिए भौतिक बल तथा अनुशास्त्री का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लंघन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राज्य जब दूसरे राज्य के साथ कोई संधि करता है या अनेक राष्ट्र किसी बिंदु पर कोई संधि करते हैं या किसी बिंदु पर उसे स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं, वैसी परिस्थिति में जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उल्लंघन की स्थिति में भौतिक बल तथा अनुज्ञप्ति दंडों का प्रावधान करता है। स्टार्क ने ऑस्टिन की विधि की धारणा की आलोचना की है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि होने के पक्ष में अपना मत प्रकट किया है। स्टार्क ने अपने मत के तर्क में निम्नलिखित प्रस्तुत किए हैं, निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक ऐतिहासिक विधिशास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि बहुत से समुदायों में बिना औपचारिक विधायी शक्ति के एक विधिक प्रणाली विद्यमान है। अनेक समुदायों में जिस तरीके की विधि की संकल्पना यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में की जा रही है दंड के बाद, तो
यह भी सत्य है कि विश्व में अनेक समुदाय ऐसे हैं जहां पर लिखित विधि का अभाव है, लेकिन वे विधियों का अनुपालन उसी ढंग से करते रहे हैं। ऑस्टिन के विचार चाहे उसके समय के उपयुक्त रहे हों, ऑस्टिन के विचार चाहे उसके समय के उपयुक्त रहे हों, परंतु अब उचित प्रतीत नहीं होते। विधि निर्माण करने वाली संधियों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विधायनी भी अब कुछ हद तक मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने के लिए जो संस्थाएं जिम्मेदार हैं वर्तमान में, वे अंतर्राष्ट्रीय विधि को केवल नीति संहिता नहीं समझती हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि के सच्चे रूप में वैधानिकता पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि की सच्चे रूप में वैधानिकता पर आधारित है। ओपेनहाइम ने अंतर्राष्ट्रीय विधि है के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि राज्य अभ्यास में इसे निरंतर विधि की मान्यता प्रदान करते रहे हैं। राज्यों का भी यह मत है कि न केवल नैतिक रूप से बल्कि विधिक रूप से भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि को मानने के लिए बाध्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विधि का निर्माण होता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संधि करने के उपरांत निर्माण होता है, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में किसी ऐसे अभिसमय कन्वेंशन के रूप में, या अनेक राष्ट्र किसी खास बिंदु पर उसे उन शर्तों को मानने के लिए कोई एक संधि करते हैं, तो उस तरीके से भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करने के वर्तमान साधनों की कमी तथा विवादों के निस्तारण हेतु अनिवार्य न्यायिक प्रबंधों की अनुपस्थिति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य विधि से दुर्बल अवश्य है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में कुछ कमियों के कारण अभी भी यह अपूर्ण विधिक व्यवस्था है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास क्रम को देखें तो पिछले 60-70 वर्षों में इसके पीछे काफी प्रगति भी हुई है। यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करने के लिए अनुशासनी की एक नई प्रणाली विकसित हो रही है। इस बात के भी संकेत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था में परिपक्वता आ रही है। इस संबंध में अन्य बातों के अतिरिक्त जस कोजेंस का भी उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि को अब उचित रूप में एक पूर्ण प्रणाली के रूप में भी स्वीकार किया जा रहा है। उपर्युक्त तर्कों के बावजूद यह मानना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य विधि के समकक्ष नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रणालियां अलग अलग हैं। एक केंद्रीकृत प्रणाली है, दूसरी विकेंद्रीकृत प्रणाली है। राज्य विधि के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय विधि एक विकेंद्रीय राजनीतिक प्रणाली में क्रियाशील होती है। यह भी स्पष्ट है कि इसको मनवाने वाली शक्ति अनुपयुक्त है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति के प्रयोग को दूर करने में असफल रही है। स्टार्क ने भी अब प्रकट किया है कि आवश्यक रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि एक दुर्बल विधि है। अंतर्राष्ट्रीय विधायनी संस्था जो मुख्यतः विधि निर्धारण करने वाली संधियों के द्वारा कार्य करती है, राज्य विधायनी संस्था की कार्यक्षमता के समकक्ष नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में मौलिक नियमों के अभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो मौलिक नियम हैं उनका अभाव अभी भी है, परंतु यह कहना उचित नहीं होगा
कि अंतर्राष्ट्रीय विधि असंबंधित पृथक नियमों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उपर्युक्त तर्कों, अभी जो कहा गया तर्क तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय विधि के दुर्बल होने की बात कही जाती है, दुर्बलता हमें तभी प्रकट होती है जब हम इसकी तुलना राष्ट्रीय विधियों से करने लगते हैं। जैसा कि इससे पहले भी कहा गया है कि दोनों ही प्रणालियां अलग अलग प्रणालियों पर कार्य करती हैं। एक केंद्रीकृत प्रणाली है, दूसरी विकेंद्रीकृत प्रणाली है। और राज्य, जहां अनेक राज्य हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि में, वहां एक दूसरे के संप्रभुत्व संपन्नता के तत्व का सम्मान करते हुए सह अस्तित्व के भावना पर कार्य करते हैं। अतः एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं करता है। दूसरे वीडियो में इसके उपरांत हम यह देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि के मध्य क्या संबंध है।